तो अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली डेरिवेशन होती है किसकी? फोर्स की। यानी कि यहां से इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स के न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जितनी भी सारे फोर्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमें फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि फोर्स हमें कैसे मिलती है। जैसे हमने मोमेंटम निकाला था, कैसे निकाला था मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी कर दिया था, हमारा मोमेंटम आ गया था। ऐसे ही हमें फोर्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है और वो फॉर्मूला हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकालते हैं। इस लॉ ऑफ मोशन को बनाया है इसलिए गया है ताकि हम इससे फॉर्मूला को डिराइव कर सके। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलता है ये। तो ये बोलता है द फोर्स is directly proportional to the rate of change of momentum। बहुत ही छोटा सा है, इसकी वर्डिंग्स बहुत छोटी सी है, इसका सेंटेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका मतलब काफी अच्छा है। क्या बोलता है ये? द फोर्स, ठीक है, लिखते चलते हैं साथ के साथ। क्या? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने इस अभी बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज को हम बढ़ाएं तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊं तो सामने वाली चीज अपने आप बढ़ जाए, इसलिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, है ना? ऐसे ही होता है। क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो बस मोमेंटम के बारे में पता है। ये चेंज क्या है, ये रेट क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में, ये दोनों नई चीजें हैं इसके अंदर जो हमें पढ़नी है। हमें ये तो पता चल गया कि फोर्स मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, लेकिन किस तरह से है, अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की। सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ बताओ। मास इनटू वेलोसिटी, ऐसी होता है। बात करते हैं चेंज की। चेंज के लिए एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल समझो। कोई भी एक साइकिल है, बाइसिकल है, मेरी तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्या बोला मैंने? बाइसिकल है कोई, उसका मास कितना है? 15 केजी, और वो आ रही है मेरी तरफ वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसका मोमेंटम कितना हो गया? इसका मोमेंटम हो गया हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि 15 इंटू 10, 150 केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हुआ। अब क्या किया? वो मेरी तरफ आई। भाई साहब अगर वो मेरी तरफ आती है और मुझसे अगर टकराई तो मुझे चोट लग जाएगी, है ना? तो उसका मोमेंटम मुझे कम करना है, तो मैं उसे पुशिंग फोर्स लगाता हूं, मैं उस पर फोर्स लगाता हूं। मैंने जैसे ही उस पर फोर्स लगाई, उसकी वेलोसिटी क्या हुई? डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई, ये v1 है, ये v2, कितनी हो गई? 0। यानी कि वो आई, मैंने ऐसे करके रोका, मैं थोड़ा पीछे गया, लेकिन मैंने बाइसिकल को रोक दिया। अब मास तो उसका उतना ही रहेगा। मास कितना है उसका? 15 केजी। ठीक है, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू v2। तो 15 इंटू 0 अगर मैं करूं तो ये हो गया 0। यहां पर मोमेंटम में कितने का चेंज आया? -150। अगर मैं बात करूं फाइनल में से इनिशियल माइनस करें तो 0 माइनस 150, तो -150 का चेंज आया। यानी कि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डिक्रीज हो रही है, कोई ना कोई चीज डिक्रीज हो रही है। ये चीज नोट कर लो। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन मोमेंटम।
ठीक है, तो अगर मुझे चेंज निकालना है, ये तो हमने मतलब कैलकुलेशन करके चेंज निकाल दिया कि इतने का पर्टिकुलर चेंज आया। सपोज करो मेरे पास ये वैल्यूज नहीं गिवन, ठीक है, यानी कि इसका मास m दे रखा है, इसका भी मास m दे रखा है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। अब मुझे ये तो मैं नहीं कर सकता, m1v यानी कि पुट करके वैल्यूज मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है, तो मुझे चेंज निकालना है कि उसमें से इसमें कितना चेंज आया, यानी कि पहले से अब तक कितना चेंज हुआ। तो यानी कि बाद वाले में से अगर मैं पहले वाला माइनस कर दूं मेरे पास चेंज आ जाएगा, यानी कि बाद वाले में से पहले वाला मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास चेंज आ जाएगा। सीधी सी बात है ना। तो क्या करूंगा मैं, इसका मोमेंटम कितना हुआ mv2, यही हुआ, और माइनस करूंगा अगर मैं mv1, तो ये मेरे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यहां पर ये मेरे पास चेंज आ गया, मैंने फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दिया, ठीक है। जैसे बाइसिकल मेरे पास आई, बाइसिकल को मैंने रोका, उस रोकने वाले को मैंने यहां पे रखा, और जो पहले थी उसका मोमेंटम, जो पहले उसका मोमेंटम चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, उसे मैंने यहां रख दिया। दैट इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम एंड दैट इज कॉल्ड फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यानी कि लास्ट में मोमेंटम कितना हुआ, इनिशियल का मतलब पहले उसका मोमेंटम कितना था, ठीक है। तो फाइनल में से इनिशियल अगर माइनस कर दो तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा, मेरे पास चेंज आ जाएगा, कितना का चेंज हो गया मोमेंटम में, होगा ना। चलो, अब हमें पता चल गया कि चेंज इतने का हो गया, ठीक है। अब इसने एक चीज और बोली है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के लिए एक और एग्जांपल समझो, वही सेम एग्जांपल। मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड से एक बाइसिकल आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड से मेरे पास बाइसिकल आई, मैंने उसे रोका 1 सेकेंड 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि मुझे 2 सेकंड लगे उसकी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को जीरो लाने में। मुझे कितना टाइम लगा, 2 सेकंड, तो 1 सेकंड में मैंने कितना चेंज किया, 5 मीटर पर सेकंड, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। यानी कि 1 सेकंड के अंदर होने वाला चेंज, किसके अंदर, मोमेंटम में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई दिक्कत इसके अंदर। यानी कि अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज की, तो यहां पर सिंपली अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रेट ऑफ चेंज आ गया, सीधी सी बात है ना। तो mv2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, ये होता है। देखो, अगर रेट समझ ना आ रहा हो, किसी को नहीं समझ आ रहा, समझ तो आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करो, रेट को दिमाग में बैठा लो एकदम कि भाई साहब टाइम से डिवाइड कर दो। जैसे ही जहां पे भी रेट आ जाए टाइम से डिवाइड कर दो, जहां रेट आ जाए टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसके बाद तो कुछ हमारे पास निकालने को रह नहीं गया, हमें करना क्या है। इसने बोला कि फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना। देखो यहां पर एम वी माइनस एम यू करेंगे हम, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वहां पे मैंने v1 v2 लिया था, यहाँ पे u और v ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग सिंबल्स। अपॉन में क्या कर दिया मैंने, टाइम कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, एक फॉर्मूला बनता मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, v माइनस यू अपॉन टी। याद करो मोशन में मैंने पढ़ाया था, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इट इज कॉल्ड, एक्सिलरेशन, यस करेक्ट। तो क्या बन गया ये, m इंटू ए, दिस इज कॉल्ड द कैलकुलेटिंग, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया बेसिकली फोर्स का, ठीक है ना। लेकिन अभी भी हम इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते भाई साहब, प्रोपोर्शनेट का साइन है। प्रोपोर्शनेट का साइन सिर्फ हमें ये बताता है कि एक वैल्यू को अगर मैं बढ़ाता हूं तो दूसरी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, बट प्रोपोर्शनेट का साइन कैलकुलेशन में मदद नहीं करता। इट कैन नॉट कैलकुलेट, इट कैन ओनली गिव, it can only provide the information that if we increase one thing other thing will also increased, ठीक है ना। तो
इस प्रोपोर्शनेट के साइन को हटाते ही हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज कॉल्ड के एम ए। ठीक है, और इस के को हम बुलाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होती है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहां पर इस के की वैल्यू होती है 1, के इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू 1 अगर मैं जैसे ही पुट करता हूं तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू ए। इट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स। अब यहां से हम इसकी यूनिट भी निकालेंगे, इसकी क्वांटिटी भी निकालेंगे कि ये क्या क्वांटिटी है, सब कुछ अब हम फोर्स के बारे में यहां से डिराइव कर देंगे। क्या बोला इसने, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब फोर्स आ गया हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, यूनिट निकाल दो भाई जल्दी से। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, मास की क्या होती है केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल यूनिट कितनी आ गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे जो ये मोशन का लॉ दिया है, हमें दिया है न्यूटन ने, तो हम इसकी यूनिट को ये इतना बड़ा ना मान के, मतलब मानते तो इसे भी हैं लेकिन इसकी बजाय हम एक सिंपल वर्ड लिख देते हैं एन, दैट इज न्यूटन। यानी कि फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। अभी तक मैं सिर्फ बोलता आ रहा था कि मैंने 20 यूनिट का फोर्स लगाया, मैंने 200 यूनिट का फोर्स लगाया, मैंने 500 यूनिट का फोर्स लगाया। अब वो जो यूनिट फोर्स है उसको हम बोलेंगे न्यूटन फोर्स, यानी कि 200 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन। अब वो जो फोर्स होगी वो किसमें नापी जाएगी, न्यूटन के अंदर। ठीक है ना। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि न्यूटन हमारे पास निकल के आई है कैसे, मास इंटू एक्सेलरेशन किया, मास पुट किया केजी, एक्सेलरेशन पुट किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन निकालने में भी दिक्कत आ रही है तो एक्सेलरेशन का भी सुन लो। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, ये चेंज होता तो ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, जैसे हमने मोमेंटम चेंज किया था, क्या किया मोमेंटम में, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी। तो इसकी एसआई यूनिट तो एक ही होगी, क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये तो हमें पता ही है ना, मीटर पर सेकंड और एक और सेकंड है यहाँ पे इनटू सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट को मैंने यहां पुट किया और उसके बाद सीधा इसका एसआई यूनिट यहां पे निकाल दी, दैट इज न्यूटन। कोई दिक्कत इसके अंदर। तो अब तक हमने देखा कि फोर्स का कैलकुलेटिंग फॉर्मूला, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल के, फोर्स का कैलकुलेटिंग फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसे हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बुलाते हैं। अब इसकी एक यूनिट होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है, सीजीएस यूनिट बताओ, बताया मैंने तुम्हें, क्या करते हैं, मास की सीजीएस यूनिट ग्राम, एक्सेलरेशन की सीजीएस यूनिट बताओ बताओ, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, सेकंड तो सेकंड में ही रहता है ना, और किलोग्राम किस में हो गया, ग्राम में। तो ये जो हो गई वो फोर्स की क्या हो गई, सीजीएस यूनिट। ये फोर्स की हो गई सीजीएस यूनिट। इसके अलावा फोर्स को हम बुलाते हैं अर्ग से, जैसे ये न्यूटन है वैसे ही इसे बुलाते हैं हम अर्ग से। ठीक है ना। तो एक न्यूटन में 1 न्यूटन, ये याद कर लेना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, सॉरी अर्ग बोल दिया मैंने, डाइन बोलते हैं इसे। ठीक है, यानी कि फोर्स को न्यूटन में भी नाप सकते हैं हम, इसे हम डाइन में भी नाप सकते हैं। कब, जब हमें क्वांटिटी किसमें गिवन हो, ग्राम में गिवन हो, सेंटीमीटर में गिवन हो और सेकेंड में गिवन हो। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम्हें अगर किलोग्राम में गिवन है तो तुम डाइन लिख दो पीछे ये ऐसे गलत हो जाएगा। अगर ग्राम सेंटीमीटर में गिवन है तो ही तुम डाइन लिखोगे, अगर किलोग्राम मीटर में गिवन है तो तुम न्यूटन लिख के आओगे। कोई दिक्कत। अब देखना कि
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है ना, इसे याद कर लो। इसका प्रूफ हमारे अभी 9th क्लास में नहीं है, इसे जब हम करेंगे वो 11th क्लास के अंदर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये हो गई एसआई यूनिट, ये हो गया 1 डाइन इज इक्वल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है। जैसे मोमेंटम है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही फोर्स क्या है हमारी, बताओ, तुम्हारे मुंह से आंसर निकलना चाहिए। कैसे? स्केलर इनटू वेक्टर। वेक्टर यानी कि जो हमारी फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। देखो, फोर्स जब भी तुम कहीं लगाते हो, मैं बता रहा हूं, इसे प्रूफ कर रहा हूं कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोली जाती है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड कैसे होता है? भाई साहब, मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, 20 न्यूटन जो हुआ, 20 न्यूटन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है ना। लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्शन की। भाई 20 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने दीवार पे, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने बोर्ड पे, या 20 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने ऐसे, तो एक डायरेक्शन मैंने दिखा दी कि मैंने इस तरफ में फोर्स लगाया या मैंने इस तरफ में फोर्स लगाया। तो अगर मेरे पास डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए ही हम फोर्स को क्या बुलाते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत ही बढ़िया सा लॉ है जो मजा आ जाएगा पढ़ने में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं बोलता, ये बोलता है, देखो, तुमने ये पहले भी पढ़ा होगा, अभी भी दोबारा से, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जैसे जैसे लॉज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डेफिनेशंस छोटी होती जा रही हैं। देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की इतनी बड़ी डेफिनेशन, सेकंड लॉ की इतनी सी, थर्ड लॉ की तो एक लाइन की डेफिनेशन, एक लाइन की भी नहीं है तो, है ना। यहां पर एक्शन और रिएक्शन, ये दो चीज अगर तुम समझ गए तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो स्टार्ट करते हैं एक्शन से। व्हाट इज एक्शन? एक्शन मूवी नहीं भाई। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, सपोज करो तुम्हारे हाथ में डस्टर है, तुम्हारे हाथ में सपोज करो स्पून है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, तुमने स्पून को थ्रो किया, तुमने एक्शन किया, तुमने किसी चीज पे फेंका, है ना, या फिर तुमने क्या किया, उस स्पून को रखा, उस स्पून को रखना भी तुम्हारा एक्शन है। इस चीज को क्लियर कर लो, ठीक है। रिएक्शन, जो जहां पर तुमने रखा, जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो कांटेक्ट में आया, सपोज करो ये मार्कर है, मैंने इसे यहां रखा, है ना, तो मेरा रखना इज अ एक्शन विच इज अ फोर्स। ये बात याद रखना, एक्शन इज ऑलवेज अ फोर्स, ठीक है। मैंने क्या किया, फोर्स किया, फोर्स लगाया और इसे यहां रख दिया उठा के, मैंने यहां से उठा के इसे यहां रख दिया, मेरे को कुछ फोर्स लगाना पड़ा और मैंने अपना एक्शन कंप्लीट किया। यहीं पे अगर बात करें रिएक्शन की, रिएक्शन किसने किया? जिसके ऊपर रखा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये बाद में कांटेक्ट में आया, उसने इस पे रिएक्शन करा। एक्शन किसने किया था? इसने किया था। रिएक्शन किसने किया? इसने किया। तो हमें ये पता चला कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ही अलग अलग बॉडीज पे होती है। सपोज करो ये डस्टर की बात कर लेते हैं,
मैंने क्या किया, इसको यहां रखा, यहां रखना इज अ एक्शन विच इज डूइंग बाय दिस, ठीक है ना। तो इसने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, किसने किया, डस्टर ने हैंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन मेरे हाथ के पास ज्यादा फोर्स है, ताकतवर हूं भाई मैं, तो हाथ ने क्या किया, ऊपर की तरफ वापस फोर्स लगा दिया इसे बैलेंस करने के लिए, तो इसलिए बैलेंस हो गया। अगर बाय चांस क्या होता कि ये नीचे मूव करने लग जाए या ये ऊपर मूव करने लग जाए, इसका मतलब ये अनबैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर एक्शन इज अ फोर्स एंड रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स। और एक्शन और रिएक्शन जो दोनों फोर्सेस हैं वो दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं, ये बात ध्यान में बैठा लो। एग्जांपल की बात करते हैं। तुमने क्या किया, एक वॉल पे हिट किया बहुत जोर से, तुमने एक वॉल पे, एग्जांपल, ए मैन hits a wall with a force of 200 न्यूटन। पूरी जान लगा के मारा इसने, किस पे, दीवार पे, लेकिन दीवार कहां टूटने वाली थी, दीवार के पास था 500 न्यूटन। तो दीवार ने इस पे वापस फोर्स लगाया, ले तू भी खा। तो जितने फोर्स से आदमी ने यानी कि मैन ने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया था, सपोज करो ये हमारी एक वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर मैन ने फोर्स लगाया 200 न्यूटन, तो दीवार को तो चोट लगी, लेकिन इतनी चोट नहीं लगी क्योंकि इसके पास कितना है, 500 न्यूटन। ये 500 न्यूटन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, बताया था मैंने, जो ग्राउंड के साथ इसका संपर्क बना हुआ है ना, जो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, होता है ना ये, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, जो 500 न्यूटन है। अब ये क्या करेगा, 200 न्यूटन का वापिस फोर्स लगाया इसने। अब हमारा जो हाथ है वो तो सेंसिटिव है, वो इतना ताकतवर नहीं है जितनी ये वॉल है, इसलिए हमें ज्यादा दर्द हुआ, वॉल को कम दर्द हुआ। ऐसे ही सेम एग्जांपल, तुम बहुत एग्जांपल ऐसा लेते हो, क्या करते हो तुम, मैंने किसी को चाटा मारा तो उसने भी मेरे को चाटा मारा, दिस इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन एंड थर्ड लॉ इज प्रूव्ड। नहीं, तुमने किसी को चाटा मारा तो उसके गाल पे ज्यादा दर्द हुआ, तुम्हारे हाथ पे ज्यादा दर्द क्यों नहीं हुआ, अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्स बराबर है तो। बात को समझना एकदम, क्या बोला मैंने, तुमने किसी को थप्पड़ मारा तो तुम्हारे हाथ में इतना दर्द नहीं हुआ जितना तो उसके गाल पे हुआ। यार सिंपल सी बात है, उसका गाल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और तुम्हारा हाथ इतना सेंसिटिव नहीं है, फोर्स दोनों पे बराबर लगी, तुमने 50 न्यूटन के फोर्स से थप्पड़ जरूर मारा और 50 न्यूटन का फोर्स ही तुम्हारे हाथ पे वापस भी लगा, लेकिन तुम्हारा हाथ कम सेंसिटिव होने के कारण तुम्हारे हाथ पे चोट कम लगी और उसका गाल ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उस पर ज्यादा चोट लगी, ठीक है। अगर तुम 50 न्यूटन से एक दूसरे को थप्पड़ मारोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे गाल पे सेम दर्द होगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम दर्द होगा। अगर तुमने नाप के मारा, ठीक है ना, यानी कि फोर्स की यूनिट अगर तुमने नाप ली कि 50 न्यूटन ही मारना है, 50 न्यूटन से ना ज्यादा ना कम, तो तुम्हें जो एक्सपीरियंस फील होगा दैट इज द सेम, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, जो बेसिकली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक एप्लीकेशन होती है कि अगर कोई एक, देखो कोई होता है ना जैसे बोट पे जो सवारी करते हैं, वो सेलर कहा जाता है वैसे उन्हें। तो जो सेलर होता है जब वो बोट को किनारे तक लेके आता है ना, तो जब वो किनारे तक लेके आता है तो उस बोट को वो किनारे से बांध देता है, तो किसी रस्सी या किसी डोरी से उस किनारे से उस बोट को बांध देता है, ताकि जब वो उतरे तो बोट पीछे की तरफ चली जाती है। क्या होता है कि सपोज करो ये बोट है, ठीक है ना, यहां पे एक बंदा खड़ा है और यहां पे है लैंड, तो जैसे ही ये उतरता है अपने इस वाले पैर से, है ना, एक पैर से जैसे ही ये आगे की तरफ चलता है तो पीछे वाला पैर क्या करेगा, अपोजिट फोर्स करेगा, जैसे कि ये इसने आगे करा उसने पीछे करा। तुम देखो, तुम खुद ही चल के देखना, जब तुम चलते हो तो तुम आगे की तरफ फोर्स लगाते हो आगे वाले पैर से और पीछे वाले पैर से धकेलते हो अपने आप को, यू पुश, है ना, और इससे तुम क्या करते हो, पुल करते हो अपने आप को, होता है ना। तो आगे वाले फोर्स ने तो इसके साथ कांटेक्ट बनाया, लेकिन पीछे वाला फोर्स, पीछे वाला जो पैर है अभी भी किसके साथ कांटेक्ट में है, बोट के साथ, और वो किधर को धकेलेगा, बोट को पीछे की तरफ। इसलिए ये पानी में होने के कारण, और
ये बात भी ध्यान रखना कि पानी के अंदर लैंड के मुताबिक बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है। जैसे लैंड में, एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। एग्जांपल ले लो कि लैंड में 200 न्यूटन का अगर फ्रिक्शन है, तो पानी के अंदर 50 न्यूटन 40 न्यूटन इतना ही फ्रिक्शन होता है, ज्यादा नहीं होता। तो ज्यादा फ्रिक्शन ना होने की वजह से जो ये बोट होती है, इस फोर्स से, इस पैर के फोर्स से अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे तो 40 न्यूटन लगा, लेकिन इसने कितना लगा दिया, 50 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन से बोट किस तरफ मूव कर जाएगी, पीछे की तरफ। नहीं समझ आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या बोला, एक बोट को सेलर किनारे तक लाया, उसने रस्सी से बांधा, क्यों, ताकि जब वो उतरे तो बोट पीछे की तरफ ना मूव करे। पीछे की तरफ इसलिए मूव करती है क्योंकि पीछे वाला पैर हमें पुश करता है ताकि हम आगे चढ़ सके, है ना, होता है ना ये। तो पीछे वाला पैर जैसे ही पुश करेगा, इसने फोर्स लगाया बोट पे, बोट पे फोर्स लगा तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे एक्ट करी। कितना फ्रिक्शनल फोर्स था, 40 न्यूटन। और लगाया किसने, कितना इसने, 50 न्यूटन। 50 में से 40 माइनस कर दो, 10 न्यूटन का अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट हो गया। और ये 10 न्यूटन का अनबैलेंस्ड फोर्स कहां ले गया इसे, पीछे की तरफ। इसलिए ये ध्यान रखना कि ये जो सेलर है इसे रस्सी से बांध देता है ताकि ये पीछे चली जाए और वो रस्सी से पकड़ के उसे वापस से खींच ले। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा थर्ड लॉ, यहां पर खत्म।